जय हिंद। शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्णमाला हम पढ़ चुके थे, वर्ण से संबंधित कोई डाउट है नहीं। आज का टॉपिक है संधि। संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। बात समझ में आ रही है? और जो संधि शब्द है वो सम प्लस ध्ये से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सम प्लस ध्ये। सम का अर्थ है पूर्णतया और ध्ये का मतलब है धारण करना। ध्यान से समझो। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना। संधि किन शब्दों से मिलकर बना है? तो संधि में सम उपसर्ग और ध्ये प्रत्यय है। सम का अर्थ क्या होता है? पूर्णतः। ध्ये का अर्थ क्या है? धारण करना। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द एक दूसरे को पूरी तरीके से धारण कर ले तब वो क्या कहलाते हैं? संधि कहलाती है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो लिखना शुरू करें। लिखो। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों के जब दो शब्दों के सन्निकट वर्ण, अर्थात जब दो शब्दों के सन्निकट वर्ण आपस में विकार सहित मेल करते हैं। दो शब्दों के सन्निकट वर्ण आपस में विकार सहित मेल करते हैं तब उसे संधि कहते हैं। लिख लिया? संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना। डेफिनेशन क्या होती है सामान्यतः? कि जब दो शब्दों के सन्निकट वर्ण। अब सन्निकट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा, यहां पे मैंने लिख लिया दिन, एक शब्द है, और एक शब्द क्या लिखा? ईस। जहां संधि है वहां प्लस होना अनिवार्य है, हाँ या ना? प्लस के पास में क्या है? ना। और इधर क्या है? ई। इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो संधि इनमें नहीं होगी, ना और ई में, बल्कि किस में होगी? देखो, दो चीजें समझो। एक तो संधि में प्लस होना अनिवार्यतः जरूरी है। इतनी सी बात समझ में आएगी। अब प्लस के बाद क्या हो सकता है? देखो, प्लस से पहले या तो शब्द होगा और प्लस के बाद भी क्या होगा? शब्द होगा। या प्लस से पहले क्या हो सकता है? कोई उपसर्ग हो सकता है और प्लस के बाद में कोई शब्द हो सकता है। या प्लस से पहले कोई शब्द हो सकता है और प्लस के बाद में कोई उपसर्ग आएगा कि प्रत्यय आएगा? प्रत्यय होगा। ऐसी भी कई बार कंडीशन बन जाती है कि उपसर्ग और प्रत्यय अगर जुड़े तो भी संधि हो सकती है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? जैसे अभी संधि में क्या था? सम उपसर्ग था और ध्ये प्रत्यय था। अब ये कंडीशंस बन सकती हैं। तो पहली कंडीशन क्या अनिवार्यता जरूरी है? कि संधि में क्या होगा? प्लस होगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज तो तुम्हें बेसिकली याद रखनी है कि देखो, प्लस से पहले एक शब्द है और प्लस के बाद में एक शब्द है। ध्यान से समझना। अगर प्लस से पहले चाहे प्लस के बाद में जो सबसे पहले शब्द आ रहा है, जैसे इसको समझते हैं, वापस जाते हैं। प्लस के बाद में यहां पे क्या है? ना। और यहां पर क्या है? ई। तो प्लस के आसपास वाले जो अक्षर हैं, चाहे आगे वाला और चाहे बाद वाला, अगर कोई क्या है? स्वर है तो वो जैसा है उसे वैसा ही रखेंगे। कितनी सी बात समझ में आ रही है? और अगर कोई व्यंजन है तो उसे ब्रेक कर लेंगे। अब इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ या ना? इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर प्लस के बाद में क्या है? ई। कोई स्वर चाहे बाद में हो चाहे पहले हो, तो जहां भी स्वर होगा वो चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, कैसा भी हो, हम उसे कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज एज रख लेंगे। लेकिन अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन कौन सा होगा? व्यंजन को हम ब्रेक कर लेंगे।
इतनी सी बात समझ में। ब्रेक का मतलब क्या, उसमें से स्वर अलग कर लेंगे। अब जो हमने एक शब्द लिखा था ना, कौन सा, सन्निकट, यानी सन्निकट का मतलब क्या, सम प्लस निकट, जो सबसे ज्यादा निकट है। अब प्लस के पास में क्या है, ना कि आ, तो संधि किस किस में होगी, आ और ई में। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, इतना मामला क्लियर है। अब कोई समस्या, तो अब फटाफट से इतना नोट कर लो, डेफिनेशन मैंने लिखा दी है, इतना नोट करो, उसके बाद एग्जांपल लिखो। नोट करो फटाफट से, कॉपी दे। नोट कर लिया, बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अगर वो पूछ ले कि संधि में कौन सा उपसर्ग है, सम, प्रत्यय कौन सा है, धे, सम का अर्थ क्या है, पूर्णतः, धे का अर्थ क्या है, धारण करना, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ना, और संधि में मेल कहां होता है, शब्दों के सन्निकट वर्ण में। और एक और शब्द लिखाया था कि मेल कैसा होता है, बेकार सहित। इतनी सी बात समझ में आ रही है। तो बेकार कैसे हुआ, देखो यहां से क्या निकला, आ, यहां पर क्या था, ई, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, देखो अगले पेज पर समझो। हमने एक शब्द लिया दिन और एक शब्द लिया ईस, समझ में आ रहा है। ये क्या है, व्यंजन, ये क्या है, स्वर, पास वाले नहीं होनी है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, ना और आ, और इसको ब्रेक करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये स्वर है। तो यहां पर क्या हुआ, ई। अब संधि ना और ई में नहीं होगी, बल्कि संधि किसमें होगी, आ और ई में, क्योंकि जो सबसे पास वाले हैं। अब ये मिलकर के क्या बन गए, ए। बेकार का मतलब क्या होता है, बदलना, बिगड़ना। तो भाई मूल रूप में क्या था, आ था और ई थी। तो जो बेकार शब्द आया था, यानी डेफिनेशन में हमने क्या लिखा कि संधि शब्दों के, दो शब्दों के सन्निकट वर्ण। तो सन्निकट का मतलब सबसे पास वाले, जो दिख भी नहीं रहे, यानी हमें दिख क्या रहा है, ना और ई, लेकिन ना में क्या समाया हुआ है, आ। और संधि ना और ई में नहीं हुई, बल्कि संधि किसमें हुई, आ और ई में। तो सन्निकट वर्ण मिले, और कैसे मिले, बेकार सहित, कुछ परिवर्तन किया, इतनी ही संधि है। अब जो वर्ण जहां पर था उसे वहीं रख दो, यानी दे, आधा ना बचा, क्योंकि आ और ई मिलकर तो ए बन गया, हाँ या ना। और इधर क्या बचा, सा। अब देखो व्याकरण का नियम क्या कहता है कि यदि कोई व्यंजन आधा है, उसके बाद में कोई स्वर है, तो स्वर अपनी मात्रा किसको देगा, व्यंजन को देगा, और अपने मूल रूप को समाप्त कर देगा। तो शब्द क्या बन जाएगा, दिनेश। अब मुझे ये बताओ, पर्टिकुलरली संधि शब्द समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर रिपीट कर रही हूं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चे, जोड़ना। इतनी सी बात समझ में आई। संधि सम प्लस धी से मिलकर बना है, मामला क्लियर है। सम का अर्थ है पूर्णतः, धी का अर्थ है धारण करना। सामान्य डेफिनेशन हम क्या करते हैं, जब दो शब्दों के सन्निकट वर्ण आपस में बेकार सहित मेल करते हैं, तब वहां पर क्या होती है, संधि होती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब पूर्णतः धारण करना, दो शब्द इस तरह से मिल जाते कि हमें लगता ही नहीं कि अलग अलग है, दिन अलग है, ईस अलग है, लेकिन मिला के दिनेश कर दे तो दिनेश भी तो एक ही लग रहा है। यानी दोनों शब्दों ने एक दूसरे को पूरी तरह धारण कर लिया कि नहीं कर लिया, बात क्लियर है। फिर हमने एग्जांपल से बात समझी, यानी केवल हम डेफिनेशन में क्या करते हैं, दो शब्दों के, लेकिन सिर्फ दो शब्द नहीं होते, दो शब्द भी हो सकते हैं। शब्द में कोई उपसर्ग जुड़े, लेकिन संधि का नियम लागू हो जाए तो वहां क्या हो सकती है, संधि हो सकती है। शब्द में अगर कोई प्रत्यय जुड़े और वहां संधि का नियम आ जाए तो भी क्या हो सकती है, संधि हो सकती है। हो सकता है किसी उपसर्ग और प्रत्यय का मेल, जैसा कि संधि शब्द में ही हो रहा है, सम उपसर्ग है, धी प्रत्यय है, तो भी क्या हो सकती है, संधि हो सकती है। और मैंने एक बात और बताई कि संधि में क्या जरूरी है, प्लस। अगर प्लस के आसपास में कहीं भी कोई स्वर है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो, तो स्वर को तो हम एज इट इज एज रखेंगे, चाहे वो मूल स्वर हो, चाहे वो हिरस्य स्वर हो, चाहे वो दीर्घ स्वर हो। लेकिन अगर कोई व्यंजन आ रहा है तो उसको क्या कर लेना है, ब्रेक कर लेना है, विच्छेद कर लेना है, जैसे कहते हैं वर्ण विन्यास कर लेना है। करना क्या है कि स्वर को अलग कर देना है, व्यंजन को अलग कर देना है। फिर जो प्लस के पास में सबसे पास वाले अक्षर होंगे उनमें संधि होगी। जैसे ये क्या था, दिन प्लस ईस, तो हमें वैसे आंखों से क्या दिख रहा है, ये पास है, ना और ई,
लेकिन ये क्या है, स्वर, ये क्या है, व्यंजन। और अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि स्वर है तो बना रहने दो, व्यंजन है तो ब्रेक कर लो, व्यंजन को ब्रेक कर लिया तो क्या निकला, आधा ना और आ। तो अब संधि ना और ई में हुई या आ और ई में हुई, आ और ई में हुई, और आ और ई मिलके क्या बन गए, ए। तो ए हमने यहां लिख दिया। अब जो अक्षर बचे, यानी जैसे तो हमने कुछ नहीं किया था, ना में से आ निकाल दिया तो आधा ना बचा, इधर क्या था, सा से भी हमने कुछ नहीं किया तो सा को एज इट इज यहां रख लिया, आ और ई मिलकर ए बन गए। अब ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, व्यंजन। तो जब स्वर है और व्यंजन उससे पहले आधा है तो होगा क्या कि स्वर की मात्रा किस पर लग जाएगी, व्यंजन पर। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो हमने शब्द क्या बना दिया। अब बताओ, केवल और केवल संधि शब्द समझ में आ गया, इतना मामला क्लियर है। अब बस एक चीज और समझो फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको एक चीज बताई कि संधि में क्या जरूरी है, प्लस, और संधि के सन्निकट वर्ण होते हैं, यानी प्लस के आसपास वाले अक्षर होंगे, उन्हीं में बेकार होगा। ये जो कंडीशन है, कौन सी कंडीशन, सन्निकट वाली कंडीशन है, ये 98% नियमों में काम करती है। 98% 98% हमें ऐसे नियम मिलेंगे कि जो प्लस के आसपास वाले अक्षर हैं वही संधि करेंगे, यानी उन्हीं में बेकार होगा। लेकिन 2% नियम ऐसे भी, यानी एक आध नियम हमें ऐसा भी मिलेगा कि वर्ण कहीं भी हो, शुरू में हो, बीच में हो या बाद में हो, वो परिवर्तन कर लेगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है। संधि शब्द में अब कोई समस्या नहीं ना। डेफिनेशन हमने लिख ली, एग्जाम्पल हमने लिख लिया, देन प्लस इस करके एग्जाम्पल लिख लिया था, तो फटाफट से हेडिंग डालो, संधि के भेद कितने होते हैं, बताओ भाई। हाँ बच्चे, सबसे पहले कौन सा होगा, स्वर संधि, दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर पर चौथी भी कोई संधि है क्या, नहीं है। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो स्वर संधि कहां होती है, जब किसी स्वर का मेल किससे हो, स्वर से होगा, तो बताओ कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया, दीप। व्यंजन संधि कहां होगी, यदि किसी स्वर का मेल किससे हो जाए, व्यंजन से, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि किसी व्यंजन का मेल किससे हो जाए, स्वर से हो जाए, तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और एक और कंडीशन बन सकती है, कौन सी, जब किसी व्यंजन का मेल किससे हो जाए, व्यंजन से हो, तब भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। इतनी सी बात समझ में आ गई। विसर्ग संधि कहां होगी, जब प्लस से पहले विसर्ग और प्लस के बाद में स्वर या व्यंजन कोई भी हो जाए, तब वहां कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को भी। स्वर का मेल अगर स्वर से होगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर का मेल अगर व्यंजन से होगा तो कौन सी संधि होगी, और स्वर का मेल व्यंजन का मेल स्वर से होगा तो, और व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो, और विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से हो गया तो विसर्ग संधि। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिया दीप, और एक शब्द ले लेते हैं अग्नि। अब ध्यान से देखो, यहां पर क्या है, पा क्या है, स्वर या व्यंजन, और यहां पर क्या है, आ। तो आ स्वर है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि आपको क्या करना है, व्यंजन को कर लेना है ब्रेक। तो बताओ पा में से क्या निकलेगा, और इधर क्या है, आ और आ मिलकर बन जाएंगे आपके बड़ा आ। इतनी सी बात समझ में आ रही है। अब जो अक्षर बच गए उन्हें हम वहीं के वहीं रखे देते हैं, जिनका उनका निर्धारित स्थान है। अब ये पा है, ये अपनी मात्रा इसको देगा तो क्या बन जाएगा,
इस पे मात्रा आ जाएगी कि नहीं आएगी? तो शब्द क्या बनेगा? दीपावली। बताओ कोई समस्या? अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द लिखा ब्र और यहाँ पर लिखा छाया, इधर स्वर निकलेगा कि नहीं निकलेगा पहले ये बताओ। अगर बा को मैं ब्रेक करूंगी तो आधा रे निकल आएगा। रे की मात्रा है कि रा है? रे की मात्रा। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब यहां से हमने रे निकाला, यहाँ पर छा है यानी क्या है? व्यंजन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है भाई? इस में से मैं रे निकाल के दिखाऊं या निकालनी है? निकाल लोगे ना आसानी से। अब इसमें से रे निकला, रे स्वर है और यहाँ से अब निकालोगे, यहाँ से भी बड़ा आ निकलेगा, लेकिन प्लस के पास क्या आएगा? छा आएगा तो व्यंजन ही ना। अब स्वर का मेल व्यंजन से होगा तो बीच में चा आ जाता है, ऐसा हम आगे नियमों में पढ़ेंगे, यानी शब्द बन जाएगा आपका व्रत छाया। इतनी सी बात क्लियर हुई? हाँ या ना? इसके बाद देखते हैं, एक शब्द ले लेते हैं जैसे वाक और एक शब्द ले लेते हैं ईश। देखो इधर का है आधा या पूरा, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं है, ये मूल रूप से व्यंजन रूप में आ गया। और इधर क्या है? स्वर। यही लिखाया था कि व्यंजन का मेल किससे हो? स्वर से। तो कौन सी संधि होगी? शब्द क्या बन जाएगा? बागीस। अब ये का गा में कैसे बदले आगे नियम में पढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की, यानी व्यंजन का मेल किससे करवा लें? व्यंजन से। तो मैंने एक शब्द लिया ऋक और एक शब्द ले लेते हैं वेद। अब देखो यहाँ पर का आधा है या पूरा? आधा। यहाँ पर वाह है, अगर इसको ब्रेक करूंगी तो क्या आएगा प्लस के पास में? प्लस के में देखो भाई, अगर इसको यहाँ कर लिया तो यहाँ आ जाएगा बा और यहाँ आ जाएगा ए। तो भाई एक बात बताओ, हमें तो प्लस के आसपास वाले वर्णों से मतलब है ना, तो प्लस के पास तो वाह ही रहा, तो शब्द क्या बनेगा? ऋग्वेद। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? अब बात करते हैं विसर्ग संधि की। देखो विसर्ग के बाद स्वर हो या व्यंजन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक शब्द ले लिया नेह और एक शब्द मैं ले लेती हूं आशा। विसर्ग है, इधर स्वर है, शब्द क्या बनेगा? निराशा। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब एक एग्जांपल व्यंजन का समझते हैं। फिर मैं एक शब्द ले लेती हूँ नेह और यहां पर ले लेते हैं कर्म। प्लस के पास कहा आएगा? ब्रेक कर लेंगे तो आ तो बाद में रहेगा, हाँ या ना? तो शब्द क्या बन जाएगा? निष्कर्म। इतनी सी बात क्लियर हुई? एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। जब किसी स्वर का मेल स्वर से होगा तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से होगा तो कौन सी संधि होगी? और व्यंजन का मेल स्वर से होगा तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा तो फिर कौन सी संधि होगी? अगर विसर्ग का मेल स्वर से या व्यंजन में किसी से भी होता है तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। किसी भी एग्जाम में संधि की डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, अगर पूछी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन, जब किसी स्वर का मेल स्वर से होता है तब वहां स्वर संधि होती है। जब किसी स्वर का मेल व्यंजन से या व्यंजन का मेल स्वर से या व्यंजन का मेल व्यंजन से होता है तब वहां व्यंजन संधि होती है। यदि किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तब वहां विसर्ग संधि होती है। इतनी सी बात क्लियर होगी? नोट करो फटाफट से। हो गया? अच्छा इसका एक तुम लोगों का है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो, अब सबसे पहले कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि को पढ़ने से पहले मैं एक टेबल बनवा रही हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि में काम करेगी, ठीक है?
बाकी और किसी में ऐड मत कर लेना कि एक ही टेबल से आप पूरी संधि पढ़ लो। तो चलो स्वर संधि में पहले बताओ स्वर कौन कौन से होते हैं। ऐसे नहीं पढ़ते, छोटा बड़ा ऐसे पढ़ते हैं। आ इ, ई आगे उ, ऊ रे ए ऐ ओ आ। अब देखो स्वर तो हमारे इतने ही है, इतनी सी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक छोटी अंक, क्योंकि अयोगवावर्त कैसे है, छोटी अंक लेखन की दृष्टि से स्वर है, तो केवल और केवल स्वर संधि में आती है। इतनी सी बात क्लियर होगी, किसमें, स्वर संधि में, इसके अलावा और किसी में नहीं आएगी। लेकिन यहां लिखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हो गया कि ये स्वर है। इतनी सी बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं इनकी मात्राओं की। फटाफट से ये टेबल बना लो जो मैं बना रही हूं। और अब इस टेबल को करना है तुम्हें 4 भागों में डिवाइड। 1 2 1 2 3 और 4। एक बात ध्यान रखना, ये कोई व्याकरण का नियम नहीं है, सामान्यतः बताने के लिए कही गई है, संधि को शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। इतनी सी बात समझ में आ गई। कौन से कॉलम में कौन सा अक्षर है ये अपनी मर्जी से मत कर लेना। क्लियर हो गया, बन गई। याद बनानी नहीं, याद भी करनी है। पहले वाले कॉलम में कौन कौन से अक्षर हैं, ऐसे थोड़ी नहीं। अब बताओ, पहले वाले कॉलम में कौन से अक्षर थे, दूसरे में ए ई ओ उ रे, और तीसरे कॉलम में ए आई ओ औ, और चौथे कॉलम में छोटी एम, विसर्ग नहीं अनुस्वार। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्वर संधि की। भाई स्वर संधि पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, वो तो स्वर संधि को समझने के लिए एक शॉर्ट टेबल बनवा दी गई थी। इतनी सी बात क्लियर हो गई। कितने टेबल होते हैं, 5। कौन कौन से, दीर्घ संधि, या जिसको क्या कह देते हैं, दीर्घ स्वर संधि। इतनी सी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। अगली कौन सी होगी, गुण संधि। थर्ड नंबर पर कौन सी आती है, वृद्धि संधि। फोर्थ नंबर पर कौन सी आएगी, यड़ संधि। और फिफ्थ नंबर पर अयाद संधि। इतनी सी बात क्लियर हो गई, हाँ या ना। पांचों भेद पता है। अब देखो 1+1 या 2+2, लेकिन एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है, दूसरे कलर से लिखती हूँ जिससे कि आपको ठीक से याद रहे। असमान स्वर। इतनी सी बात क्लियर हुई। गुण संधि का मतलब है 1+2, वृद्धि संधि का मतलब है 1+3, यड़ संधि का मतलब है 2+1 2 3 4। कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन अप्लाइडेड है। तो कंडीशन क्या है, अरे रे रे, यहां होंगे तुम लोगों के समान स्वर और यहां होंगे समान स्वर। इतनी सी बात क्लियर हो गई। और अयादी संधि का मतलब क्या है, 3+1 या 2। तो फटाफट से बनाओ ये टेबल, नोट है। अब देखो समझो, हालांकि हम एक एक समझेंगे ठीक से। 1 का मतलब क्या पढ़ा था, बैक करके देखें। 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, ए ई ओ उ आ रे। 3 का मतलब क्या है, ए आई ओ औ। और 4 का मतलब क्या है, अंग।
आ आ, बन वाला बन से हो जाए, यानी आ का मेल आ से हो जाए। अब टू वाला टू से हो रहा है, लेकिन टू में कितने अक्षर थे? 5। ए ओ रे अलग अलग थे, इसीलिए हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी? समान स्वर। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब बन का मतलब है आ, और टू का मतलब है ई ओ और रे, यानी प्लस से पहले क्या होगा? प्लस के बाद में क्या हो सकता है? वेरी गुड। प्लस से पहले क्या होगा? प्लस के बाद क्या हो सकता है? ए आई ओ औ। प्लस से पहले क्या हो सकता है? ए ओ रे, कोई भी हो सकता है। और प्लस के बाद में आ से लेकर के अंग तक कुछ भी होगा, यानी आ ए ओ रे ए आई ओ औ अंग। लेकिन कंडीशन क्या है? क्योंकि समान होते ही फिर कहां चले जाएंगे? बात समझ में आ रही है? अब तीसरे वाले कॉलम में थ्री का मतलब क्या है? ए आई ओ औ। और बाद में क्या हो सकता है? आ ए ओ रे। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब इनको ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि या जिसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। और इसको करने का तरीका क्या है? 1+1 या 2+2। कंडीशन समान स्वर। बताओ कोई समस्या यहां तक? अब समझते हैं कैसे हुआ एकदम ठीक से एग्जांपल से। तो भाई बन का मतलब क्या है? तो भाई बन का मतलब है या आ। यही दो अक्षर तो थे बन वाले कॉलम में, हाँ या ना? अब देखो ये दो अक्षर कैसे कैसे मिल सकते हैं। या तो आ से मिल सकता है, या आ बड़े आ से मिल सकता है, या आ यानी हिरस से आ दीर्घ आ से मिल सकता है, या दीर्घ आ हिरस से आ से मिल सकता है। इन चार के अलावा क्या और कोई पांचवी कंडीशन बनेगी? नहीं बन सकती ना। अब इन चारों ही कंडीशंस में जो मेल होगा वो कैसे होगा? कोई समस्या? अब देखो अगली कंडीशन समझते हैं। अब दूसरे वाले कॉलम में क्या था? ए तो ओ और रे। तो पहले समान स्वर उठाते हैं क्योंकि समान वाली कंडीशन थी ना। तो समान स्वर में पहले क्या लेते हैं? ए को ले लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो चलो दूसरे कॉलम में पहले लेते हैं ए। तो ये भी इन्हीं तरीके से मिल सकती है, हाँ या ना? तो या तो हिरस से ई से मिलेगी, या दीर्घ ई से मिलेगी, या हिरस से ई किससे मिल सकती है? दीर्घ ई से। या दीर्घ ई किससे मिल सकती है? हिरस्सी से आप कहते हो छोटी, इसे मिली। अब इन चारों कंडीशंस में भी परिवर्तन किसमें होगा? बड़ी में। ये कंडीशन समझ में आ रही है? अब दूसरे वाले कॉलम में ई के अलावा और कौन सा वर्ड था? ओ। तो अब देखो हमने कहा या तो ओ और ओ हो सकता है, या ओ और ऊ हो सकता है, या ओ और ऊ हो सकता है, या ओ और ओ हो सकता है। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब जब ये चारों कंडीशन है तो कंडीशन कहां मतलब परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ ऊ में। कोई समस्या? अब एक और अक्षर बचा दूसरे कॉलम में, क्या? रे। तो भाई रे तो एक ही है, इसमें तो हिरस्य और दीर्घ का हिंदी में तो कोई वही नहीं है झंझट। ये तो वैदिक संस्कृत में होती थी हिरस्य री दीर्घ री। तो अब ये मिलकर के दीर्घ अर्थात रे की दो मात्राओं में परिवर्तित हो जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझो कि दीर्घ संधि के अंतर्गत हमें कितनी कंडीशंस मिल सकती हैं। तो 4 आ की, 4 ए की, 4 ऊ की और 1 रे की, टोटल कितनी कंडीशन होंगी? 13 कंडीशन होंगी। इतनी सी बात समझ। प्लस से पहले ये अक्षर जो मैंने लिख दिया या प्लस के बाद ये अक्षर आते हैं तो कौन सी संधि हो सकती है? दीर्घ संधि। एक चीज और याद रखना, सामान्यतः या हम कह सकते हैं 99.99 कंडीशंस में दीर्घ संधि में या स्वर संधि में भी, टोटल ऑल ओवर स्वर संधि में जो प्लस से पहले स्वर होगा वो मात्रा रूप में होगा। कैसा होगा? मात्रा रूप में। और प्लस के बाद कैसा होगा? मूल रूप में। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अरे एक नहीं, मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगी, पहले आप समझो, पहले आप कंडीशन समझो। एग्जांपल के बिना तो संधि है ही नहीं। अभी ये समझो कहां हो सकती है। तो अब ये बात
किस पर? पूरी दीर्घ संधि पर अप्लाइड होती है। प्लस से पहले कैसा स्वर होगा? मात्रा के रूप में, यानी किसी व्यंजन पर आमतौर पर मात्रा लगी होगी, और प्लस के बाद कैसा होगा? पूर्ण रूप में। अब देखो डेफिनेशन कैसे कैसे हो सकती है। किताबों में 2-3 तरीके से परिभाषा मिलती है। एक तो सिंपल तरीका ये है कि आप बस इतना याद कर लो 1 + 1 और 2 + 2 बराबर दीर्घ संधि। अब 1 और 2 का मतलब तो आपको अपने दिमाग में याद रखना है, इतनी सी बात क्लियर हो रही है। अब डेफिनेशन क्या हो सकती है कि जब सजातीय हिरस्य स्वर से, अब हिरस्य स्वर कौन कौन से हैं? ये हिरस्य स्वर है, ये हिरस्य स्वर है, ये हिरस्य स्वर है, ये हिरस्य स्वर है, हाँ या ना? तो अब डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं एग्जाम पे? जब सजातीय हिरस्य स्वर या जब हिरस्य स्वर सजातीय हिरस्य या दीर्घ से, सजातीय का मतलब क्या है? एक जैसे पर समान वर्ण वाले, सजातीय दे सकता है, संवर्ण दे सकता है, समान शब्द दे सकता है। तो जब हिरस्य स्वर सजातीय हिरस्य, ये तो हिरस्य है, या दीर्घ से मिलता है और परिवर्तन किसमें करता है? दीर्घ में करता है, तब वहां दीर्घ संधि होती है। डेफिनेशन का मतलब समझ गए कैसे हो सकती है? एग्जाम में अगर डेफिनेशन से प्रश्न पूछे, आमतौर पर नहीं पूछता, पर पूछे तो कंफ्यूज हो गए क्या? नहीं हो गए ना? फिर रिपीट करूं, जब हिरस्य स्वर सजातीय हिरस्य या दीर्घ से मिलते हैं और परिवर्तन किसमें करते हैं? दीर्घ में करते हैं, तब कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। बात समझ में आ रही है? या वो और घुमा के पूछ सकता है। वो कैसे पूछ सकता है कि जब अ ए ओ रे, आ ई ओ उ रे से मिलकर परिवर्तन आ ई उ रे में कर लेगा, तब वहां कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। इतनी सी बात समझ में आ रही है? एक एक दो दो एग्जांपल तो मैं यहां लिखती हूं, फिर उसके बाद में हम आगे और एग्जांपल लिखेंगे, ठीक है? देखो, जैसे इसका तो मैंने एक एग्जांपल अभी पीछे कराई था, दीप धनवली, और एक और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया, अच्छा विद्यालय ही लोगे? चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, आगे और एग्जांपल दे देंगे। तो चलो भाई, यहां से आप आए हो पढ़कर। अब देखो बच्चे, ये क्या है? द्या। कल ही पढ़ाई थी ना संयुक्त व्यंजन, संयुक्त ध्वनियां। तो इसमें से क्या निकला? अब हम यहाँ सीधे सीधे द्या निकाल लेते हैं, यानी आधा दा और या अलग नहीं करेंगे, कल पढ़ चुके थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधा द्या, और यहाँ पे क्या बचा? आ। यहाँ पर क्या है? आ। अब बताओ, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। तो शब्द क्या बना? पक्का? कोई समस्या? इसकी मात्रा इस पर लगते ही विद्यालय हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? इसको थोड़ा सा खोल दो। अब ई वाला एक एग्जांपल समझो। मैं देखो, मैं समझू या आपको समझाऊं? एक ही बात है। मैंने एक शब्द लिया गिर, मैंने एक शब्द ले लिया ईस, या चलो छोटी ही लेते हैं पहले। मैंने एक शब्द ले लिया इंद्र। अब बताओ इसमें रा में क्या है? छोटी। हाँ, यहां से छोटी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी? ये अपने मन से ही चलेगा। इसका मन होगा तो मानेगा मेरी बात, नहीं मन होगा तो नहीं मानेगा। देखो, यहां निकला रा और यहां निकली ई, और ये भी क्या है? छोटी ई तो है कि नहीं है? मिलकर क्या हो जाएंगी? छोटी छोटी बड़ी। तो शब्द क्या बनेगा? अरे बेटा, ईस थोड़ी है जो गिरीश पढ़ोगे, वही राष्ट्रीय एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हो। मैंने इंद्र लिखा, अगर मैं ईस लिखती तो गिरीश हो जाता। अब बात कर ले ओ और ओ की, तो भाई एक शब्द क्या ले लेते हैं? बताओ तुम। अच्छा, लघु उत्तरी लोगे? बहुत लिखे हैं। तो लघु धन उत्तर, छोटा ऊ निकलेगा, हाँ या ना? यहाँ से घा निकला, यहाँ से ऊ निकला, और यहाँ से भी क्या आया? ओ। छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया? बड़ा ऊ। तो शब्द क्या बन जाएगा? लघुत्तर। बताओ कोई समस्या? अब बात करते हैं रे की। तो मैंने एक शब्द लिया पित्र और एक शब्द ले लिया मैंने ऋण। तो बताओ यहां से रे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और यहां से रे हम एडिटिव वैल्यू उठा लेंगे कि नहीं उठा लेंगे? मिलकर क्या हो जाएगी? दीर्घ रे, यानी रे पर दो मात्रा आ जाएगी। तो शब्द क्या बनेगा? पितृ ऋण। अब बताओ कहां डाउट है? फटाफट से नोट करो, फिर और एग्जांपल कराती हूं।
हो गया बच्चे नोट? अब कुछ एग्जाम्पल और पढ़ लें। अब मुझे ये बताओ, मैं तुम्हें संधि करके दूं या विच्छेद करके दूं या दोनों करके दूं? विच्छेद खुद ही करना, वो सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर क्या करवाता है आपसे? विच्छेद करवाता है। तो लिखो रामानंद, महात्मा, लो भाई तुम्हारा गिरीश भी लिख दिया, कपीश, इसी की तो याद आ रही थी। सागरानंद, रामानंद, महात्मा, गिरीश, कपीश, पितृ, भोजनालय, पुस्तकालय, लघुर्मी, लिखो फटाफट से। नोट कर लिए? दीर्घ संधि के एग्जाम्पल, अच्छा एक एग्जाम्पल और लिखो जो आजकल एग्जाम में आ रहा है। कल्पांत, समझ लो। देखो, एक तो सिंपल सा तरीका अभी समझ लो, आगे तो मैं समझाऊंगी भी। जब एग्जामिनर पहले क्या करता था, एक शब्द देता था, उसका संधि मतलब पहले विच्छेद देता था, संधि करवाता था, फिर वो शब्द देके या विच्छेद देके पूछने का कौन सा नाम है। अब वो शब्द देके विच्छेद करवाता है आमतौर पर। हमारे सामने ऐसा कोई शब्द है, हमें समझ में नहीं आ रहा, मेरी नजर में संधि विच्छेद करने का बस एक ही तरीका है। क्या? आप जो शब्द आपके सामने है, आप उसका कर लीजिए वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास कैसे? अब देखो, का में क्या जुड़ा हुआ है? अब क्या आएगा? ला तो अपने आप में पहले से आधा है, अब क्या आएगा? पा। अब क्या आएगा? बड़ा आ, और उस पर भी क्या है? बिंदी। और अब क्या है? ता। तो देखो, ये बड़ा आ है, और दीर्घ संधि में ट्रांजैक्शन पॉइंट या संक्रमित बिंदु का मतलब क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ। तो बड़े आ का मतलब क्या है? या तो छोटा आ होगा, भाई बड़े आ का मतलब हमने यहां देखा था, देखो इधर देखो, हाँ हाँ ये बड़ा आ, बड़ा आ कब हो सकता है? या तो प्लस के दोनों तरफ आ हो, या प्लस के दोनों तरफ दीर्घ आ हो, या प्लस के दोनों तरफ एक तरफ रस्या दूसरी तरफ दीर्घ आ हो, या पहले दीर्घ आ फिर रस्या हो, तभी तो क्या होगा? बड़ा आ। तो यहां पर भी क्या है? बड़ा आ। अब इसका मतलब क्या हो गया? आ धन। इतनी सी बात समझ में आ गई? शब्द क्या बनेगा? कल्प धन अंत। हम इसे कैसे कर सकते हैं? कल्प धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? कल्पांत। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? हाँ या ना? अब ये डाउट हो कि हमें कैसे पता चले कौन सा शब्द गया है, तो धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे ना, आपका वर्ण विन्यास मतलब आपका शब्दकोश क्लियर होता जाएगा, तो आप स्वयं से समझ जाएंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई? एक बार रिपीट कर लें। लिख रही हो? ये लिख लिया? चलो एक बार रिपीट करते हैं, आज क्या पढ़ लिया। आज हमने शुरुआत कहां से की? संधि से। संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ना। संधि में उपसर्ग क्या है? प्रत्यय क्या है? सम का अर्थ क्या है? पूर्णता। दे का अर्थ क्या है? धारण करना। संधि की डेफिनेशन क्या थी? जब दो शब्दों के सन्निकट वर्ण आपस में विकार सहित मेल करते हैं, तब वहां क्या होती है? संधि होती है।
हमने यहाँ पढ़ा, वो डेफिनेशन दी, लेकिन जरूरी नहीं है कि शब्द और शब्द ही हो। प्लस से पहले शब्द, प्लस के बाद शब्द, ऐसा अनिवार्यता जरूरी नहीं है। प्लस से पहले उपसर्ग हो सकता है, बाद में क्या हो सकता है, शब्द। यानी यदि किसी शब्द में कोई उपसर्ग जुड़ रहा है और वहां संधि का नियम लागू हो रहा है तो संधि हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। शब्द में अगर प्रत्यय जुड़ रहा है, वहां भी संधि का नियम आ रहा है, तो क्या हो सकती है, संधि हो सकती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, किसी उपसर्ग में कोई प्रत्यय जोड़ा जाए तो भी वहां संधि हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो संधि स्वयं ही है। हाँ ये ना, सम उपसर्ग है, देव प्रत्यय है, व्यंजन संधि का नियम आ गया। आगे पढ़ेंगे कैसे सन प्लस देव संधि बदल गया। इतनी सी बात समझ में आ गई। दूसरी बात मैंने आपको बताई, संधि जो होगी वहां प्लस होगा, प्लस से पहले या प्लस के बाद में अगर कोई स्वर होगा तो क्या करेंगे, उसे ऐसा का ऐसा ही रखा रहने देंगे, यानी कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे, परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर व्यंजन होगा तो उसको बढ़ विच्छेद कर देंगे, उसमें से स्वर भिन्न कर देंगे, अलग कर देंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। करके देखा था, जैसे दिन प्लस ईस, तो ना व्यंजन था, ना को ब्रेक किया, ना में से आधा आ निकला और आ निकला, तो संधि ना और ई में हुई या आ और ई में हुई, आ और ई में हुई। आ और ई में संधि होते परिवर्तन किस में हुआ, ए में। तो ए जो परिवर्तन हुआ उसने अपनी मात्रा किसको दी, व्यंजन को, तो शब्द क्या बन गया, दिनेश। इसके साथ ही फिर हमने पढ़े संधि के भेद। तो कितने भेद होते हैं, 3। पहला भेद क्या है, स्वर संधि। दूसरा भेद क्या है, और तीसरा भेद क्या है, विसर्ग संधि। स्वर संधि कहाँ होगी, जब किसी स्वर का मेल स्वर से होगा तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। यदि किसी स्वर का मेल व्यंजन से हुआ तो, अगर किसी व्यंजन का मेल स्वर से हुआ तो, और व्यंजन का मेल व्यंजन से हुआ तो व्यंजन संधि। इतनी सी बात समझ में आ रही है। यानी कि इन शॉर्ट में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस के आगे पीछे कहीं भी एक बार भी अगर व्यंजन आ गया तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और दोनों तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि है ही है। प्लस से पहले ही विसर्ग होगा, इतनी सी बात समझ में आई, विसर्ग संधि में। और प्लस के बाद में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। इसके बाद हमने बात की, फिर हमने स्वर संधि की बात की। टेबल हमने बनाई स्वर संधि को सरलतम रूप में समझने के लिए। इतनी सी बात समझ में आई। स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। पहला वाला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा द्विसंधि, चौथा ऋण संधि और 5वां अयादी संधि। तो आज हमने जो बात करी वो किस पर बात करी, दीर्घ संधि पर। हाँ या ना। तो दीर्घ संधि को करने का तरीका क्या था, 1 + 1 या 2 + 2। 1 और 2 का मतलब हम पहली टेबल से समझ चुके हैं। हाँ या ना, तरीका देख लिया। दीर्घ स्वर संधि को बनाने में ये 13 कंडीशंस काम में आती हैं, यानी आ और आ की 4 कंडीशन, ई की 4 कंडीशन, ऊ की 4 कंडीशन और एक रे की। फिर बाद में कुछ एग्जांपल्स देखें। यहां तक मामला क्लियर है, हाँ या ना। संधि और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि समझ में आ गई। इसके आगे कल बात करते हैं। धन्यवाद।